केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉज ने केमिस्ट्री की फील्ड को हिला कर रख दिया। इन लॉज ने साइंटिस्ट को कई एक्सपेरिमेंट्स करने में मदद की, जिससे केमिस्ट्री की एक ठोस नींव रखी गई। लेकिन फिर भी ये लॉज स्वीकार हो जाएं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट द्वारा हासिल हुए सबूत चाहिए थे। ये 19वीं सेंचुरी के पहले दशक के आसपास था कि इंग्लैंड के एक केमिस्ट और फिजिसिस्ट जॉन डॉल्टन बहुत से क्वेश्चंस को आंसर करने में कामयाब रहे। उन्होंने एक थ्योरी का प्रस्ताव रखा जो तब डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानी जाती थी। इस थ्योरी के साथ बहुत से मैटर के बारे में कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि मैटर का कॉम्पोजिशन, एटम्स और उनकी कॉम्बिनेशंस जो कंपाउंड्स को बनाते हैं, बेहतर तरीके से समझे गए। ठीक है, पहले चलिए उनके थ्योरी के 6 मेजर पोस्टुलेट्स को जल्दी से देख लेते हैं। पहले उन्होंने कहा कि सभी मैटर एटम से बने हैं, जो कि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा, उन्होंने सुझाया कि एटम्स डिवाइड ना होने वाले पार्टिकल्स हैं, जो एक केमिकल रिएक्शन में ना ही बनाए या नष्ट किए जा सकते हैं। तीसरा पोस्टुलेट था, एक एलिमेंट के एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज समान होते हैं। इसी तरह चौथा पोस्टुलेट था कि दो अलग एलिमेंट्स के एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा अलग होंगे। पांचवा पोस्टुलेट था कि एटम्स छोटे होल नंबर्स के रेशियो में कंबाइन होते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए। आखिरकार एटम्स की गिनती और प्रकार एक कंपाउंड के लिए कांस्टेंट होंगे। हमें पता है हमने सारे पोस्टुलेट्स यहाँ तेजी से बता दिए, लेकिन घबराइए नहीं, हम हर एक पोस्टुलेट को एक एक करके समझेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एलिमेंट ए और एलिमेंट बी कंपाउंड सी बनाते हैं। पहले पॉइंट ने बताया कि सभी मैटर एटम्स से बने हैं, जो कि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसका मतलब कि जब हम मैटर को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करते जाते हैं, हमें अंत में एटम्स मिलते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स ए और बी एटम से बने हुए हैं? जी हाँ, असल में कंपाउंड सी भी एटम से बना हुआ है, जो साथ में कंबाइन हुए हैं। तो पहला पोस्टुलेट समझने में बहुत आसान था। दूसरा पोस्टुलेट ये था कि एटम्स डिवाइड ना होने वाले पार्टिकल्स हैं, जो एक केमिकल रिएक्शन में ना ही बनाए या नष्ट किए जा सकते हैं। अब इससे हमारा क्या मतलब है? जी हाँ, इसका मतलब है कि एटम्स फंडामेंटल यूनिट की तरह है। इसे और आगे डिवाइड करना मुमकिन नहीं है, और एक केमिकल रिएक्शन में एटम्स साथ में कंबाइन होकर एक नया यूनिट बना सकते हैं। लेकिन कोई भी नया एटम बनाया और एग्जिस्टिंग एटम नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इस केस में एलिमेंट ए और बी के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं कंपाउंड सी बनाने के लिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस केस में कोई नया एटम नहीं बना है? जी हाँ, इसी तरह कोई एटम नष्ट नहीं हुआ है। चलिए अब तीसरे वाले पर आते हैं। तीसरे पोस्टुलेट ने बताया कि एक दिए गए एलिमेंट के एटम्स मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में आइडेंटिकल होंगे। अगर हम एलिमेंट ए में जूम करें तो हम देखेंगे कि सभी एटम्स जो एलिमेंट ए बनाते हैं सेम है। और ये कैसे सेम है? एटम्स के मास और केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल हैं। सरल शब्दों में तीसरा पोस्टुलेट बताता है कि दिए गए एलिमेंट के सभी एटम्स आइडेंटिकल होते हैं। और क्या ये चौथा पोस्टुलेट भी एक्सप्लेन करता है? जी हाँ, चौथा पोस्टुलेट बताता है कि अलग एलिमेंट्स के एटम्स के मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। तो क्या हम ये नोटिस कर सकते हैं कि एलिमेंट ए में जो एटम्स हैं वो एलिमेंट बी में जो एटम्स हैं उनसे अलग हैं? जी बिल्कुल। और ये किस तरीके से अलग हैं? एलिमेंट ए और बी में जो एटम्स हैं उनके मासेस और यहाँ तक केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हैं। सरल शब्दों में ये बताता है कि अलग एलिमेंट्स के एटम्स अलग होते हैं। पांचवा पोस्टुलेट बताता है कि एटम्स छोटे होल नंबर्स के रेशियो में कंबाइन होते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए। अब इससे हमारा क्या मतलब है? इस रिएक्शन में एलिमेंट्स ए और बी रिएक्ट होकर हमें कंपाउंड सी देते हैं। अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो कंपाउंड सी की एक यूनिट में एलिमेंट ए के 2 एटम्स हैं और एलिमेंट बी का 1 एटम है, राइट? तो क्या ये होल नंबर्स नहीं है? जी हाँ, इसका मतलब कि कोई भी कंपाउंड में एलिमेंट्स हमेशा एक रेशियो में मौजूद होंगे जिसमें होल नंबर्स शामिल हैं। आप हाफ या 3/4 एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते नहीं पाएंगे। वाटर के केस में हमारे पास हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइन होते हैं एक यूनिट बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड के एक यूनिट में हमारे पास 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। ये सभी कंपाउंड्स के लिए सच है। एक कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स हमेशा एक होल नंबर होंगे। अब आखिरी पोस्टुलेट देखते हैं। छठा पोस्टुलेट बताता है कि एटम्स की गिनती और प्रकार एक कंपाउंड के लिए कांस्टेंट होंगे। वही सेम एक्सप्लेनेशन कि कंपाउंड सी में एलिमेंट ए के 2 एटम्स और एलिमेंट बी का 1 एटम होता है हमें ये समझाती है। जी हाँ, अगर हम कंपाउंड सी को स्कैन करें तो हमें एक यूनिट में हमेशा एलिमेंट ए के 2 एटम्स और एलिमेंट बी का 1 एटम मिलेगा, और ये सभी कंपाउंड्स पर लागू होता है। हमने पहले ही 2 एग्जाम्पल्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के देखे हैं। वाटर के एक यूनिट के केस में हमारे पास हमेशा 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के एक यूनिट में हमारे पास 1 एटम कार्बन का और 2 एटम ऑक्सीजन के होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 एटम कार्बन और ऑक्सीजन का होता है, जबकि अमोनिया की एक यूनिट में हमेशा 1 नाइट्रोजन का एटम और 3 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स हमेशा कांस्टेंट होंगे। संक्षेप में ये सभी पोस्टुलेट्स ने केमिस्ट की मदद की इनसे बने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बिहेवियर समझने में। लेकिन इन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को समझने के लिए एटम्स के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। चलिए हमारे आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे कि एटम्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इनके मास और ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स।